नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। मिड डे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर उनके फॉलोअर्स की संख्या को घटाने का आरोप लगाया है और ट्विटर के सीईओ को एक पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने कहा है सरकार के दबाव में उनकी आवाज को चुप कराने के लिए ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या पर अघोषित प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल को लिखे पत्र में कहा, मैं आपका ध्यान उस ओर लाना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष भाषण पर अंकुश लगाने में ट्विटर की अनजाने में मिली भगत है। इतना ही नहीं, राहुल ने कहा, लोगों द्वारा मुझे भरोसेमंद रूप से बताया गया है कि ट्विटर इंडिया पर सरकार द्वारा मेरी आवाज को दबाने के लिए काफी दबाव है। राहुल गांधी ने आगे लिखा, दुनिया भर में उदार लोकतंत्र और सत्तावाद के बीच वैचारिक लड़ाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही है। अब ऐसे में ट्विटर जैसी कंपनियों के शीर्ष पर बैठे व्यक्तियों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि यहाँ ये चौंकाने वाला है कि मेरे ट्विटर फॉलोअर्स की वृद्धि को अचानक से रोक दिया गया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मेरे 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं, मेरा ट्विटर अकाउंट एक्टिव है और इस साल जुलाई 2021 से हर दिन मेरे 8 से 10 हजार फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि अगस्त में राहुल गांधी ने ट्विटर पर 9 साल की रेप पीड़िता के माता पिता की फोटो शेयर की थी। इसे लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर असंवेदनशील होने और ऐसे मामले में राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाते हुए निशाना भी साधा था। इसके बाद राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी तौर पर बैन कर दिया गया था। हालांकि बाद में राहुल गांधी के अकाउंट से बैन हटा लिया गया। राहुल गांधी ने बताया था कि उन्होंने बच्ची के माता पिता की अनुमति से फोटो शेयर की थी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगस्त से उनके औसत मासिक फॉलोअर्स की संख्या 0 पर आ गई है। अगस्त के बाद उनके फॉलोअर्स बढ़ना कम हो गए हैं। राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा, मैं आपको 1 अरब से ज्यादा भारतीयों की तरफ से लिख रहा हूं कि ट्विटर को भारत के विचार के विनाश में मोहरा ना बनने दें। आगे बिहार में रेलवे के आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में भर्ती धांधली के आरोप में बिहार में हो रहे छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बुधवार को जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था, वहीं गुरुवार को बीएसपी प्रमुख मायावती ने सरकार पर हमला बोला है। ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि छात्रों का इस तरह का प्रदर्शन करना सरकारी विफलताओं का प्रमाण है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। बीजेपी युवाओं को पकौड़ा बिकवाने की सोच के साथ आगे बढ़ रही है। बताते चले कि रेलवे बिहार के पटना समेत कई जिलों में छात्रों ने हिंसक प्रदर्शन करते हुए रेलवे की कई बोगियों में आग लगा दी। बिहार में रेलवे भर्ती को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब तक छात्रों की जिंदगी को समाप्त करने वालों को मिटा नहीं देंगे तब तक चैन से हम नहीं बैठेंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बच्चों की ज्वाइनिंग करेगी, जब तक आप एक लाइन नहीं देंगे तब तक बच्चों के मन में यह शंका रहेगी, तब तक वो अपने जीवन के लिए जीना चाहेगा, अपने अधिकार के लिए मरना चाहेगा। आप उसके भविष्य के साथ लगातार 40 साल और नरेंद्र मोदी के आने के बाद लगातार 8 साल आपने इस देश के युवाओं की जिंदगी को समाप्त करने का आपने कसम खा ली और हम लोगों ने भी प्रतिज्ञा ली है, जब तक युवा और छात्रों की जिंदगी को समाप्त करने वालों को मिटा नहीं देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। लड़ाई आर पार की होगी। हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं। आप हमें डराइए नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम मरने वालों में से हैं। ये लड़ाई स्वतः क्रांति का स्वरूप लिया है। युवाओं ने पहली बार जाति धर्म मजहब से निकलने की कोशिश की है। पहली बार 500 रुपये पर नहीं बिके, पहली बार शराब पर नहीं बिके। युवाओं को समझना होगा कि हमें धर्म मेरी आजादी को समाप्त करता है, जाति मेरे जीने के तरीके को समाप्त करता है। हमें युवा होना पड़ेगा, भविष्य की चिंता करनी होगी। उस
और बिहार के पटना समेत कई जिलों में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा कि रेल आपकी संपत्ति है, इसे नुकसान नहीं पहुंचाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छात्र देश का भविष्य है, वो कानून हाथ में ना लें। उन्होंने कहा कि आप जहां नौकरी करने के लिए सोच रहे हैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाएं, आप अपनी बातों को सही तरीके से रखें। रेलवे आपकी हर समस्या को सुनेगा, इसका हम बैठकर निदान करेंगे। साथ ही रेल मंत्री ने कहा कि हम छात्रों की मांग को इस मुद्दे को सॉल्व करेंगे, इसको भी हम बहुत सेंसिटिवली सॉल्व करेंगे। हमारे लिए छात्र हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको बहुत सेंसिटिवली हैंडल करेंगे। As of now, how many recruitment has happened and by when all these things will be done? Because it was announced. यही तो रिक्रूटमेंट चल रहा है। देखो इतना मैसिव, मैं आपको पूछूं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्जाम कौन सा है? वर्ल्ड का अगर या इंडिया का भी अगर बड़े एग्जाम्स देखें तो बड़े एग्जाम्स में जेई बहुत बड़ा एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज बहुत बड़ा एग्जाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा एग्जाम। इन सब एग्जाम्स में एप्लीकेशंस की संख्या होती है 5 से 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख। यहाँ 1 करोड़ एप्लीकेशंस है। आप ये तो देखिए ना कि कठिन कितना है। 1 करोड़ एप्लीकेशन, 1.25 करोड़ एप्लीकेशन, 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 35 लाख, उसमें समय लगता है। But this is something government was aware in a country where there is so much of unemployment, and there will be vacancy like this. Everyone will apply. इसीलिए तो टाइम तो इतना लगेगा ही। अगर आपको इस एग्जाम को ढंग से करना है, इतना टाइम लगेगा, चाहे कोई करे। और उसके बाद भी आज देखा कि गया से आगजनी की तस्वीरें आ रही हैं। क्या ये कन्वे नहीं हो पा रहा है? कहाँ पर ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन आपको लग रहा है, या मैटर पॉलिटिसाइज हो चुका है? नहीं, कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, और मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि छात्रों को भ्रमित न करें, कोई गलत इसका उपयोग न करें। ये छात्रों का मामला है, ये देश का मामला है, इसको हमें सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए और इसमें हर तरीके से संवेदनशीलता के साथ इस मामले को लेना चाहिए। सर, कुछ छात्रों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है, कुछ पुलिस के स्टडी में भी अभी के समय में है, ऐसी खबरें आ रही हैं। आप खबरों की जांच करिए। देखो, जो पुलिस की प्रक्रिया है वो अलग चीज है। मैं अभी मुद्दा है जो उस मुद्दे को कैसे सॉल्व करें उस पर सोचना चाहिए, हमें फॉरवर्ड लुकिंग होना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है कि जिन राज्यों में हिंसा की खबरें या फिर जो रेल रोकने का जो मूवमेंट चल रहा है, ट्रैक पे स्टूडेंट बैठे हैं, क्या उन राज्यों के मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई है और क्या कुछ आप लोग की संदर्भ में की कैसे? बिल्कुल, सब जगह लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का जो रोल होता है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी बहुत संवेदनशीलता के साथ काम किया है और हम भी कॉन्स्टेंटली टच में हैं, कंटिन्यूसली टच में हैं। और जो आज कमेटी की बात भी सबके पास जा चुकी है ऑलरेडी, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर जगह से स्टूडेंट्स ने इस विषय को स्वीकार भी किया है। इस मुद्दे को और बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसे लेकर राजनीतिक दलों में बहस ना छिड़ी हो, फिर चाहे वो मथुरा में मंदिर का मुद्दा हो या फिर हिंदू मुस्लिम का। किसी भी तरह जनता को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैफई महोत्सव और दीपोत्सव की तुलना कर अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर कहा कि प्रदेश की पहचान अब दिव्य कुंभ और भव्य दीपोत्सव से है, वही रहेगी। प्रदेश की पहचान सैफई महोत्सव से बनाने की लालसा रखने वाले अब इतिहास हैं, इतिहास ही रहेंगे। यानी योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने की कोशिश की। बताते चले कि इससे पहले योगी आदित्यनाथ अपने 80 से 20 वाले फॉर्मूले के चलते चर्चा में थे, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया था कि यूपी में 80% लोग पहले ही हमारे पक्ष में हैं और 20% ने हमेशा विरोध किया है और विरोध करेंगे।
और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसी अटकलें हैं कि बीजेपी उन्हें टिहरी से उम्मीदवार बना सकती है। इससे पहले कांग्रेस ने उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। बीजेपी से उनकी नजदीकियों की खबरों के बीच कांग्रेस ने उन्हें सभी जिम्मेदारियों से हटा दिया था। बताते चले कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने पिछले दिनों किशोर उपाध्याय को सभी पदों से हटाने का आदेश जारी किया था। तब अपने आदेश में देवेंद्र यादव ने कहा था कि उत्तराखंड के लोग बदलाव के लिए तरस रहे हैं और बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात है कि किशोर उपाध्याय इस लड़ाई को कमजोर करने और लोगों के हितों को कमजोर करने के लिए बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलनसार हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट आज अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की तरफ से दायर अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर विचार करने को राजी हो गया है। अदालत ने कथित ड्रग्स मामले में पंजाब सरकार को सोमवार तक मजीठिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा है। मजीठिया ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। सुप्रीम कोर्ट बिक्रम मजीठिया की याचिका पर अब अगले हफ्ते यानी सोमवार 31 जनवरी को सुनवाई करेगा। सीजेआई एनवी रमन्ना की पीठ ने कहा कि चुनावी बुखार नहीं, चुनावी वायरस है। हर कोई कोर्ट की तरफ आ रहा है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बिक्रम मजीठिया के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। इस पर अदालत ने याचिका को सोमवार के लिए सूचीबद्ध करने और पंजाब सरकार को तब तक के लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा है। राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम पेश हुए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गत सोमवार को पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता पंजाब में बिक्रम सिंह मजीठिया की ड्रग केस के मामले में अग्रिम जमानत याचिका तब खारिज कर दी थी। अभिनेत्री श्वेता तिवारी के बयान के बाद एमपी में बवाल बढ़ गया है। उन्होंने भगवान को लेकर विवादित बयान दिया है। इसके बाद कई हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस विवाद पर भोपाल के पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इसी की थी, उसने एक विवादित बयान दिया था भगवान को जोड़कर। सर, हिंदू भावनाओं की आस्था से फिर खिलवाड़ किया गया। मैंने वो सुना है, देखा भी है और मैं इस बयान की निंदा करता हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर भोपाल को निर्देशित किया है कि 24 घंटे में इसके तथ्यों की और पूरी विषय की संदर्भ की जांच करके मुझे रिपोर्ट दें, उसके बाद निर्णय लेते हैं। सर, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट इसी की थी। और देश में कोरोना की रफ्तार अब बेकाबू हो चली है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 2,86,384 नए मामले सामने आए। 573 मरीजों की कोरोना की वजह से बीते 24 घंटों के दौरान मौत हो गई है। कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 16% से बढ़कर 19.5% हो गई है। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 22,02,472 हो गई है। और इससे पहले बुधवार को कोरोना वायरस के 2,86,000 मामले सामने आए थे और 665 लोगों की मौत हुई थी। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 35,756 नए मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में बुधवार को कोरोना के 48,905 नए मामले सामने आए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो रफ्तार हमें लग रहा था कि कम हो रही है, वैसा दिखता दूर दूर तक अभी नजर नहीं आ रहा। और कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट को पूरी दुनिया में तेजी से हम फैलता देख रहे हैं। और इस बीच अमेरिकी बायोटेक कंपनी मॉडर्ना ने बुधवार को घोषणा की है कि उसने खासकर कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुकाबले के लिए इसे डिजाइन किए गए टीके की बूस्टर खुराक का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है। परीक्षणों में कुल 600 वयस्क शामिल होंगे। इनमें से आधे को कम से कम 6 महीने पहले मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन की 2 खुराक मिल चुकी हैं। आधे को 2 खुराक के साथ पहले से अधिकृत बूस्टर डोज मिली है। यह बूस्टर डोज खासकर ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए डिजाइन की गई है। विशेष रूप से ओमिक्रॉन को टारगेट करने वाली बूस्टर डोज का मूल्यांकन तीसरी और चौथी खुराक दोनों के रूप में किया जाएगा। कंपनी ने पहले ही अधिकृत बूस्टर डोज के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ प्रभावकारिता को लेकर जानकारी दी थी। कंपनी का कहना है कि बूस्टर डोज के 6 महीने बाद ओमिक्रॉन के खिलाफ एंटीबॉडी को निष्क्रिय करने के स्तर को इंजेक्शन के 29 दिनों के बाद उच्च स्तर से 6 गुना कम कर दिया गया था। यह डेटा 50 माइक्रोग्राम बूस्टर डोज लेने वाले 20 लोगों के खून का अध्ययन करके हासिल हुआ था, जो पहले 2 इंजेक्शन की आधी मात्रा के बराबर थी।
और रूस और यूक्रेन में युद्ध के खतरे को देखते हुए अमेरिका एक्शन में है। अमेरिका को 300 एंटी टैंक जेवलिन मिसाइलों को यूक्रेन भेजा है। ये मिसाइलें मैन पोर्टेबल है, जिन्हें यूक्रेनी सैनिक कंधों पर रखकर फायर कर सकते हैं। जेवलिन मिसाइलों को आर्म्ड व्हीकल, टैंक और बंकरों को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। युद्ध की स्थिति में ये मिसाइलें रूसी सेना के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर सकती हैं। हालांकि रूस ने अपनी टैंकों पर एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर लगाए हुए हैं, जो दुश्मनों की मिसाइलों को नाकाम बना देते हैं। यूक्रेन स्थित अमेरिकी दूतावास ने ट्वीट कर बताया कि आज रात राष्ट्रपति जो बाइडेन से स्वीकृत $200 मिलियन की तीसरी खेप कीव पहुंच गई है। हम यूक्रेन को हर संभव सहायता करना जारी रखेंगे। तीसरी खेप में 300 जेवलिन मिसाइलों समेत 70 टन की सैन्य सहायता सामग्री शामिल है। इन 300 जेवलिन मिसाइलों की कीमत $50 मिलियन बताई जा रही है। इस शिपमेंट में ग्रेनेड लॉन्चर, साथ ही गोला बारूद और दूसरे हथियार शामिल है। कई यूरोपीय देश पहले ही यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार दे चुके हैं। और अब जिस खबर का मैं जिक्र करने वाली हूं, वो मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। एक तरफ 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था। आप और हम भी उसमें शामिल थे। दिल्ली में राजपथ पर भारत ने अपना सामरिक और सांस्कृतिक और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी में ही एक शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया है। दिल्ली के शहादरा जिले के विवेक विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कस्तूरबा नगर में एक महिला का अपहरण करने के बाद गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। तस्वीरें देखी आपने, गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया, यहां तक कि उसके बाल काट दिए गए और फिर उसके चेहरे पर कालिक पोती गई। बात यही खत्म नहीं हुई, उस महिला को फिर गलियों में घुमाया गया। महिला की छोटी बहन ने पुलिस को कॉल करके घटना की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को बचाया। फिलहाल महिला की काउंसलिंग की जा रही है। इस पूरे मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर घटना को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि केंद्रीय गृह मंत्री जी और उपराज्यपाल जी से मैं आग्रह करता हूं कि पुलिस को सख्त एक्शन लेने के निर्देश दें, कानून व्यवस्था पर ध्यान दे। दिल्ली वासी इस तरह के जघन्य अपराध और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली में इस तरह की शर्मनाक वारदात हुई क्यों। इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कपिल हैं हमारे साथ। कपिल, पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या एक्शन लिया गया है? देखिए, अगर बात करें तो इस पूरी घटना पूरी की पूरी दिल्ली शर्मसार है, क्योंकि इस तरह की जो बड़ी घटना हुई है, कहीं ना कहीं ये इसमें जो है पुलिस पर सवालिया निशान लगाती है। स्वाति मालीवाल जो है, जो उन्होंने जानकारी भी खबर की दी है और उन्होंने बताया है, उन्होंने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया है कि अगर इस मामले पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए दिल्ली पुलिस को, और आखिर जिस तरह से गणतंत्र दिवस के मौके पर इस तरह की घटना को
अंजाम दिया गया है, वारदात को अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं नया हमारा समाज भी कहीं ना कहीं उसकी संलिप्तता है, क्योंकि जिस तरह से लोगों के बीच में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा था, जो महिला है उसके बाल काटे जा रहे थे, उसको जूतों की मालाएं पहनाई जा रही थी, तो कहीं ना कहीं इस पर जो है दिल्ली पुलिस के सवालिया निशान भी लगता है, और कहीं ना कहीं गणतंत्र दिवस पर इस तरह की जो बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस इसमें जो है अपने आप का कपिल, इसके पीछे कौन है इनके पीछे, उनका अभी तक पता चल पाया किन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया? नेहा, देखिए हमारी टीम ने इस पूरे मामले की पड़ताल की है। पड़ताल में जो अब तक सामने जो बात निकल के आई है, पहले पूर्व शादी से पहले जो महिला थी वो किसी युवक से प्यार करती थी और उसके बाद उसकी शादी कहीं और हो जाती है, तो और युवक कुछ दिन के बाद में उसकी डेथ हो जाती है। तो युवक के परिजनों का कहना है कि इस तरह की जो घटना हुई है कहीं ना कहीं महिला इसकी जिम्मेदार है, तो वहां पर वो महिला जाती है, बीच बाजार में युवक के परिजन उसको मिलते हैं और इस तरह की पूरी घटना को अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी घटना को जो अंजाम दिया गया है, बीच बाजार में अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है जो लोग हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों से अपील करते हैं कि वो सामने आए, इस तरह की घटनाएं जब होती है तो वो लोगों। कपिल, बिल्कुल सही, पुलिस प्रशासन पर तो सवाल उठ ही रहे हैं कि एक लड़की के साथ, देश की बेटी के साथ इस तरह की वारदात हो जाती है, बावजूद उसके किसी तरह का एक्शन अभी नहीं लिया गया। और समाज, जिस समाज की हम बातें करते हैं, जहां पर हम बेटियों की सुरक्षा के दावे करते हैं, कहते हैं कि हमारे समाज में बेटियां किसी से कम नहीं है, वहां पर हम देख पा रहे हैं कि उसी समाज में किस तरह से महिलाओं के साथ ये बदसलूकी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट हम आपसे और भी लेंगे। तो इस जघन्य अपराध को देखकर क्या कहें, मुझे लगता है कि हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम समाज की बेटी के साथ इस तरह का सलूक होते देखते हैं। दिल्ली से मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये पूरा मामला। और आप देखिए कि किस तरह से इस महिला के बाल काट दिए गए, उसके मुंह पर कालिख पोत दी गई, गले में जूतों की माला पहनाई गई, और आसपास भीड़ देखिए जरा, कितनी भीड़ यहां पर खड़ी है। एक लड़की जिसके साथ पहले गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया, सोचिए कि क्या गुजर रही होगी उसके ऊपर, और उसके बाद किस तरह से महिलाएं उसके चारों तरफ खड़ी हुई हैं, कैसे उसे मारा पीटा जा रहा है, दुत्कारा जा रहा है। और हालात देखिए, विडंबना देखिए, हम किस समाज में रहते हैं जहां पर महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। सुरक्षा को लेकर सरकारें कहती हैं कि आज अगर महिलाएं सड़क पर चलती हैं तो उन्हें किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, मुझे लगता है कि सरकारों पर, पुलिस प्रशासन पर और हमारे समाज पर, सभी पर सवाल खड़ा करती है। और इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल हर किसी के मन में पैदा होते हैं, लेकिन बड़ा सवाल हमारे समाज पर ही उठता है। ट्वीट देख रहे हैं आप, स्वाति मालीवाल ने इस महिला से मुलाकात की, बातचीत की, जानने की कोशिश की कि आखिर इस पूरी वारदात के पीछे क्या सच्चाई थी। सुनिएगा। अवैध शराब बेचने वाले लोग दिल्ली की एक लड़की, 20 साल की लड़की को उसी के घर से उठाकर लेकर गए, कस्तूरबा नगर के एक घर में ले जाकर 3 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। और उस वक्त उस घर में बहुत सारी औरतें खड़ी थी जो कि उन लड़कों को और उकसा रही थी कि और बुरी तरीके से गैंगरेप किया जाए। इस लड़की का सर के बाल काटकर उसको गंजा कर दिया गया, उसको चप्पल की माला उसके ऊपर लगाई गई और उसके बाद उसके पूरे मुंह को काला करके बहुत बुरी तरीके से मार पीट कर उस लड़की को पूरे इलाके में 1 घंटे तक घुमाया गया। मैं दिल्ली पुलिस को नोटिस इश्यू कर रही हूँ इस मामले में। मैं चाहती हूँ कि ये जितने भी लोग हैं, जितने भी आदमी और औरत इन्वॉल्व हैं इस मैटर में, उन सबको अरेस्ट किया जाए और लड़की को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। ये जो शराब बेचने का, अवैध शराब बेचने का दिल्ली में बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है, हर गली में धंधा चल रहा है, इसको रोकना बहुत जरूरी है और इन क्रिमिनल्स के ऊपर शिकंजा कसना बहुत जरूरी है। अवैध शराब। तो स्वाति मालीवाल को अभी आपने सुना, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, पुलिस को कार्रवाई करने की बात भी कहती नजर आई हैं और महिला के परिवार वालों की सुरक्षा की भी मांग इन्होंने की है। लेकिन बहुत ही हैरत की बात है, ये दिल्ली, देश की राजधानी, भारत का दिल कहे जाने वाली सिटी से इस तरह की खबर सामने आना, इस तरह का शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आना। पहले लड़की के साथ गैंगरेप किया जाता है, उस वारदात को अंजाम देने के बाद
किस तरह से उसके बाल काट दिए गए, उसके मुंह पर कालिक पोत दी गई, उसे मारा पीटा जा रहा है, गले में जूतों का हार पहना दिया गया। और आसपास आप महिलाओं को भी देख सकते हैं जिन्हें उसकी शायद मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वैसा होता कहीं पर दिखाई नहीं दिया। तो इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ जी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आपका एफएम न्यूज में। नेहा जी, ये जो वीडियो हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके बाद कोई भी सवाल पूछने के लिए रह नहीं जाता, क्योंकि जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा की हम बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नजर नहीं आ रहा। समाज के ही लोग कैसे उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, गैंगरेप उसका हुआ है, बाल तक काट दिए गए, मुंह पर कालिक तक पोत दी गई। कहां तक बेटियां अब ये सहेंगी? पूजा जी, मेरे को लगता है कि ये बहुत ही गलत, बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसकी हम निंदा करते हैं, और बड़ी निंदा। और यही रीजन है कि हम पिछले 15 दिन से, महीने भर से जो अरविंद केजरीवाल जी ने आवाकरी की, शराब की जो नई नीति निकाली है, उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उसका रीजन ही यही है कि उनकी नीति के हिसाब से जहां पहले दिल्ली में 250 ठेके थे, अब 850 खुल रहे हैं। तो 850 का मतलब है हर गली मोहल्ले में ठेका खुल रहा है। और ये चाहे अवैध शराब का, जो भी मुझे पता चला है कि ये जो घटना है, शायद ये शराब का ही मतलब माफिया, शराब वाले ही लोग थे जिन्होंने लड़की के साथ, महिला के साथ गैंग रेप किया, और उसके बाद उसके मुंह पे कालक पोती, उसके बाल भी काटे। ये बहुत ही शर्मनाक बात। शालिनी जी, लेकिन आपसी रंजिश का भी ये मामला है, आपसी रंजिश का भी मामला ये बताया जा रहा है, जिसके चलते ये हालात कर दिए गए। जी बिल्कुल। तो इसी बात का सबसे ज्यादा डर था कि जैसे जैसे शराब की दुकानें या शराब बेचने वाले या लोग ज्यादा शराब पिएंगे, तो कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा और रेप केसेस बढ़ेंगे। ठीक है। डर की वजह से हमने चक्का जाम भी किया था दिल्ली में, और हर बार हम इसका विरोध करते आए। सारे सामाजिक संगठन भी इसका विरोध करते आए हैं, महिलाएं भी इसका विरोध कर रही हैं, RWS भी इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, आप प्रवक्ता अनुराग मिश्रा जी भी हैं हमारे साथ। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत एफएम न्यूज में। क्या हो रहा है सर दिल्ली में बेटियों के साथ? ये वीडियो देखने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इस तरह से बदसलूकी करना, गैंगरेप की वारदात को अंजाम देना, और अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। कार्रवाई उनपे हो गई है, बेचारे से अरेस्ट हो गया, लेकिन गलती की घटना। अनुराग जी और इस तरह की घटनाओं की मैं निंदा करता हूं, और मैं मांग करता हूं दिल्ली पुलिस से कि तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी हो और उनको कठोर से कठोर सजा हो, जिससे कि लोगों में दहशत हो, कि लोग ये ध्यान दे। भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटियां बच नहीं रही हैं। हमारे स्तर से पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, हमारे स्तर से जो है हम जगह जगह टीवी लगा रहे हैं, हम उनकी सुरक्षा के लिए बसों में गार्ड लगा रहे हैं, और हमारी तरफ से पूरी सुरक्षा का इंतजाम हम अपने स्तर से कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। अनुराग जी, नेहा शालिनी जी कह रही हैं, ये जो शराब नीति है, जो हर जगह गली चौराहों पर शराब की दुकानें खुली हुई है, उसकी वजह से ये अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। आप आंकड़े हैं, तथ्य है, मैं आपके चैनल पे मैं भेज दूंगा, व्हाट्सएप पर आपको भेज दूंगा। बताइए सर, बताइए। सुनिए, शराब नीति की जो बात कर रही हैं, शराब की दुकानें कम हुई हैं, शराब की दुकानें दिल्ली में कम हुई हैं। ये लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं, और दूसरी चीज सुनिए पहले, आप बताइए, आज दिल्ली में जो क्राइम हो रहा है, दिल्ली पुलिस से पूछिए, आंकड़े पूछिए, सारे सीसी कैमरे टीवी जगह जगह लगे हैं, और सारे अपराध को सीसी कैमरे के माध्यम से पकड़े जा रहे हैं। ये हमारी देन है, और इस पर राजनीति मत करिए। ये बेहद शर्मनाक घटना है, इसको मैं निंदा करता हूँ, और मैं मांग करता हूँ दिल्ली पुलिस से, मैं मांग करता हूँ गृह मंत्री अमित शाह जी से कि ऐसे लोगों को, ऐसे आरोपियों को पकड़ें। हम कह रहे हैं तो देश में शराब पहले भी सवाल उठाए थे कि आपकी शराब नीति ये गलत तथ्य है कि कोई शराब। अनुराग जी, लेकिन ये कहां तक जायज है? अनुराग जी, ये कहां तक जायज है? देश की राजधानी में पहला ऐसा मामला सामने नहीं आया है जब इस तरह की हरकत हुई है। आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं सर। हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ
पे जो चीजें हो सकती हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम बसों में गार्ड लगा रहे हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसी कैमरे लगा रहे हैं। तो हम तो जहाँ तक जो चीज मेरे हाथ में है वो हम कर रहे हैं। जो चीज ये बेहतर होता है, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए, बेहतर होता है ये सवाल अमित शाह जी से पूछिए। लेकिन अमित शाह जी करेंगे क्या बेचारे? उनके बगल में प्रेमी खड़े रहते हैं, वो दूरबीन लगा करके भी नहीं देख पाते हैं। अगर उनके बगल में प्रेमी साहब खड़े रहते हैं, उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, मंच में आए थे, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। नेहा शालिनी दुआ जी, नेहा शालिनी दुआ जी सुनिए, नेहा जी सुनिए, नेहा जी सुनिए, हम खुद इस बात में आपके साथ हैं कि शराब की वजह से भी अपराध को बढ़ावा मिलता है, लेकिन क्या आप वाकई मानते हैं कि सिर्फ शराब पीने की वजह से ये हुआ? ये जो आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है, जिस तरह से महिला के साथ इस पूरी वारदात को, इन पूरी हरकतों को अंजाम दिया गया, तस्वीरें देखिए आप। न सिर्फ इन अपराधियों के बाद समाज में किस तरह से हरकतें की जा रही, किस तरह से मारा पीटा जा रहा है, किस तरह से उसे दुत्कारा जा रहा है। बहुत गलत, बिल्कुल है, ये तो है ही। हुआ है, इन आरोपियों को सजा जरूर दी जाएगी और कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। लेकिन बात ये है कि ये लोग अपनी शराब की नीति को वापस क्यों नहीं लेते? आज एक घटना हुई है, कल अनेक घटनाएं होने के चांसेस है। यही रीजन था, हमने चक्का जाम किया था दिल्ली में और हमने बार बार इसी बात को रखा था कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी ये नीति हटा दीजिए। आपकी शराब नीति से शराब को बढ़ावा मिलेगा और लोग जो रेप केसेस हैं या महिलाओं की जो सुरक्षा को लेके, जैसे लड़कियों से छेड़छाड़, ये किससे बढ़ेंगे? और इन्होंने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी। और आज यही देख लीजिए, इसी जिस बात का डर था वही आज हो गया कि उस लड़की के साथ इतनी बेशर्मी के साथ, मतलब इतने खुले में ऐसा किया गया जैसे कोई डर ही ना हो। तो ये जो है आरोपी गिरफ्तार तो हो गए हैं, इनको कड़ी सजा भी मिलेगी, लेकिन जब तक ये शराब की नीति में चेंजेस नहीं लाएंगे, अरविंद केजरीवाल ये ठेके बंद नहीं करेंगे। लेकिन ये तो तय है नेहा शालिनी दुआ जी कि इस तरह के जो अपराधी हैं उन्हें किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं, इसीलिए बेखौफ होकर अपनी जो गंदी सोच है या मानसिकता है उसके आधार पर इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है और खुले में। और उसके बाद किस तरह से हमारा समाज भी देखा जा रहा है कि उनको सपोर्ट कर रहा है, बावजूद इसके कि उस महिला की मदद की जाती, उसको हेल्प की जाती, वो नहीं होता, कहीं पर दिखाई दे रहा। बिल्कुल, ये बहुत गलत है। इसका तो हमें भी हैरानी हो रही है कि एक महिला के साथ जी अनुराग जी के साथ किया गया है और उसपे भी कोई कुछ सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। अनुराग जी, कुछ एक्शन करके दिखाना होगा। दिल्ली पुलिस तो एक्शन कर ही रही है, लेकिन दिल्ली सरकार को भी अपनी आवागरी नीति वापस लेनी पड़ेगी ताकि महिलाएं और बेटियां और लड़कियां सुरक्षित रहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला मुझे लगता है यूं ही जारी रहेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जहां पर हम महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं और कहते हैं कि आज बेटियां सुरक्षित है। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली से इस तरह का पहला मामला सामने नहीं आया है, पहले भी बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर अभी भी यहां पर हमें हालात संभलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, देखिए किस तरह से सरेआम इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाना। और उसके बाद ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर सामने आया है, हमने देखा कि पूरे मामले पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालेवाल ने भी इस पूरे मुद्दे को उठाया, लड़की से बातचीत करने की कोशिश की, समझा कि आखिर इस वारदात को अंजाम क्यों दिया गया, क्या थी पीछे की पूरी असल वजह। और उसमें हमने जाना कि आपसी रंजिश बताया जा रहा है, जिसके बाद इस जघन्य अपराध, घिनौने अपराध को अंजाम दिया गया है। उसके बाद देखिए किस तरह से सड़क पर सारी महिलाएं इस बेटी को, इस महिला को घेरे खड़ी हैं, उसे मारा जा रहा है, लताड़ा जा रहा है और कोई भी उसके लिए खड़ा नहीं हो रहा। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक समाज की बेटियों के साथ इस तरह के अपराध होते रहेंगे और कब अपराधियों को खौफ होगा, बेखौफ होकर इस तरह की वारदात को अंजाम देने से वो डरेंगे। अपने आप में बड़ा सवाल है। और देश की राजधानी से इस तरह का मामला सामने आना सरकारों पर भी सवाल उठाता है, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाता है कि आखिर इन आरोपियों को किसी का खौफ क्यों नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। दीजिए इजाजत, नमस्कार।